चलो, छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है ना, पढ़ना है ऐसा कि एकदम समझ में भी आए और तुरंत याद हो जाए। देखो, सबसे पहले जो है छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को पारित होने के पहले भी बहुत सारा अधिनियम जो है, जो यहाँ विद्रोह हो जा रहा था उसको शांत करने के लिए अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था ना। ये पहले जो पारित हुआ 1908 के बाद जो पारित हुआ उसका पूरक अधिनियम कहलाता है, या कॉम्प्लीमेंट्री अधिनियम 1908 का कहलाता है, पहले वाला भी और बाद वाला भी, ठीक है ना। ऐसे सीएनटी के जो पहले था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले देख लें। सबसे पहले तो 1765 में मुगलों द्वारा, है ना, अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार दे दिया गया। जब दीवानी का अधिकार मिला तो इस क्षेत्र में जो जागीरदार लोग था, जो राजा महाराजा जो था, वो ब्रिटिश लोग उससे भी दीवानी के रूप में वसूलना स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। इसमें पहला सफलता इनको 1771 में छोटनागपुर के राजा दर्पनाथ था, जो है 12,000 रुपया में यहाँ इधर का दीवानी के बदले 12,000 रुपया देना स्वीकार किए, ठीक है ना। 1771 में 1789 से 95 तक अनेक विद्रोह हुआ ना। जब शोषण होने लगा इधर का किसानों का, आदिवासियों का, तो विद्रोह होना स्टार्ट हो गया ना। उन लोगों का विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किया जाने लगा। इसमें पहला है जो बंगाल रेगुलेशन, है ना, 1793 का, जो रेगुलेशन संख्या 20 के द्वारा, और 1805 का रेगुलेशन संख्या 18 के द्वारा, है ना। ये बंगाल रेगुलेशन के बारे में को यहाँ पर लागू किया गया, बंगाल रेगुलेशन को ना। बंगाल रेगुलेशन लागू हुआ, 2 बार लागू हुआ, 1793 का रेगुलेशन संख्या 20 और फिर 1805 का रेगुलेशन संख्या 18। मतलब कि इस क्षेत्र के लिए ये दोनों संख्या वाला जो है इस क्षेत्र के लिए, छोटनागपुर क्षेत्र के लिए था। ऐसे तो बंगाल में बहुत सारा चीज था, रेगुलेशन 20 और 18 जो 1805 का वो छोटनागपुर क्षेत्र के लिए था ना। 1837 में विल्किंसन ने कोल्हान क्षेत्र में, है ना, विल्किंसन रूल को लागू किया। 1854 में छोटनागपुर गैर रेगुलेशन प्रांत बिल पारित किया गया ना, 1854 में ना। इसको गैर रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया छोटनागपुर को 1854 में ना। माने जो बंगाल प्रेसिडेंसी में नियम कानून बनेगा वो यहाँ लागू नहीं होगा, इसके लिए एक अलग से ना। इसके आधार पर 1869 में छोटनागपुर भूधृतीय अधिनियम पारित किया गया ना। अब देखो यहाँ तो 18 भूधृतीय अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद भी विद्रोह जो है वो काबू में नहीं आ रहा था, विद्रोह हो ही रहा था। तब श्री लोकनाथ शाही जो उस समय के जमींदार थे और उप सहायक आयुक्त, ये दोनों मिल करके, है ना, छोटनागपुर भूधृतीय अधिनियम में यही लोग दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भूमियारी जमीन का हक तथा कुछ अन्य कानून जो है जांचने उचने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था ना। उसके बाद फिर सीएनटी एक्ट 1908 जो है, जो कि 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। और ये सीएनटी एक्ट जो पारित हुआ था इसके बारे में प्रावधान जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट अधिनियम जो 1892 में जो पारित हुआ था उसी का धारा 5 में जो था बंगाल काउंसिल को यह अधिकार दिया गया था कि छोटनागपुर के लिए कोई कानून ऐसा बनाए कि यहाँ बार बार जो विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह न हो पाए ना। उसी के आधार पर, माने ये जो धारा 592 का जो दिया गया उसी के आधार पर 1908 पारित हुआ। अब इधर का जमीन का सर्वे के लिए 1902 में जो है सर्वे स्टार्ट किया गया। 3 में कैथेड्रल सर्वे कहा जाता है, वो पूर्ण हुआ ना। अब देखो बंगाल अधिनियम संख्या 6 के द्वारा 1908 में इसको पारित किया गया ना, सीएनटी एक्ट को। श्रेय जाता है हॉफमैन को, अलिस्टर को ना, श्रेय जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन को जाता है। ये छोटे सीएनटी एक्ट पारित करवाने के लिए जो तैयार किया गया, जो मतलब कि बेच दिया गया, जॉन हॉफमैन को और लिस्टर को इसका श्रेय जाता है। इसमें 19वां अध्याय, 271 धारा और 2 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। अध्याय 1 जो है ना, उसमें धारा 1 से 3 तक है, जिसमें 2 जो है चार्ली लुनेल से रिलेटेड था उसको निरसन कर दिया गया है। 1 में जो है नाम, टाइटल और विस्तार के बारे में वर्णन है 1 में ना। नाम तो छोटनागपुर इसका एरिया में है था, है ना।
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के रूप में पारित हुआ था। विस्तार जो था इसका उत्तर और दक्षिण छोटानागपुर में है, पलामू प्रमंडल में है, कोल्हान प्रमंडल में है ना। उत्तर और दक्षिण छोटानागपुर, उत्तर छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में है ना। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा बिहार उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट 1922 के अधीन जो जो क्षेत्र है वहां पर भी कानून लागू होगा, माने नगर पालिका में भी यह कानून लागू होगा और छावनी क्षेत्र जो है उसमें भी यह कानून लागू होगा ना। अब देखो 3 जो है, अनुच्छेद 3 जो दिया गया है, धारा 3 जो है, अध्याय 1 का धारा 3 में जो दिया गया, कृषि वर्ष स्थानीय जो रीति के अनुसार जो भी वर्ष निर्धारित होता होगा वही कृषि वर्ष के रूप में होगा। अब कुछ शब्द है जैसे भगुतबंध बंधक। भगुतबंध बंधक का मतलब है कि अगर कोई काश्तकार या रैयत जो है अगर जमीन को गिरवी रख करके अगर पैसा लेता है तो भुगतबंध बंधक के रूप में कहा जाएगा ना, उससे संबंधित है। जोत जो है, जो भी काश्तकार या रैयत के पास जो जमीन है वो उसका जोत कहलाता है। कोड़कर या कोरकर, इसमें भूस्वामी, भूस्वामी का मतलब समझ जाओ लैंड होल्डर है ना। लैंड होल्डर मतलब कि जमींदार जो है वो भूस्वामी है। अगर उसके अलावा किसी अन्य ने अगर बंजर जमीन या खाली जमीन को चौरस करके अगर उस जमीन को तैयार किया है तो उसको कोरकर या कोरकर कहा जाएगा ना। भूस्वामी, भूस्वामी जमींदार को कहा जाएगा, है ना। काश्तकार जो है जो जमीन लेकर के लगान दे करके खेती करता है वो काश्तकार हुआ। लगान जो हुआ, लगान 2 व्यक्ति देता था ना। एक तो जो खेती है जो काश्तकार है या रैयत है वो लगान देता था जमींदार को, और जमींदार जो है वो लगान देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना। चल संपत्ति, जो खेत में खड़ा हुआ फसल है वो सब चल संपत्ति में गिना जाता था ना। मुंडारी, खुटकटी, काश्तकार जो है ना, मुंडारी भूमि है, खुटकटी। मुंडा लोग जब यहाँ पर आया था झारखंड में तो वो लोग आने के बाद जो खेत को मैंने तैयार किया, एक खूट मतलब कुछ परिवार मिलकर के एक खूट बना ना, और उस पर सामूहिक अधिकार होता था ना। ये सामूहिक अधिकार जो होता था तो इसके आधार पर वंश परंपरा में जिसको जिसको मिला वो कहलाता है तुम्हारा खुट्टीधारी, है ना, खुटकट्टीधारी कहलाता है वही लोग, है ना। पहले एक खूट रहा फिर कई खूटों में बढ़ते चला गया। हाँ, काश्तकारी, काश्तकारी का मतलब काश्त में जिसको जमीन जो दिया जाता है, जो रहता है, जो इससे लेता है, जमींदारों से जो भूमि लिया जाता है और जिसका लगान दिया जाता है वो काश्त का भूमि कहलाता है। उसी का नाम पर चढ़ा हुआ रहता है जो व्यक्ति का। भूधृति, जिसके पास भूमि है वो भूधृति है ना। स्थायी भूधृति मतलब कि बाप के पास भी भूमि रहा, उसका बेटा के पास भी भूमि गया और उसका पोता के पास भूमि गया, वो स्थायी भूधृति हुआ ना। अब देखो पुनर्ग्राह भूधृति। पुनर्ग्राह भूधृति का मतलब हुआ कि अगर किसी का कोई वंशज न हो, है ना, उसका कोई वारिस न हो तो ऐसा भूमि जो है जमींदार को वापस हो जाता था, तो इसको पुनर्ग्राह भूधृति कहा जाता था ना। ग्राम मुखिया वही है, मांझी है, ग्राम मुखिया के रूप में जहां जहां जो जो चीज बोला जाता था वो ग्राम मुखिया हुआ। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त 1793 के द्वारा जो बंदोबस्त हुआ, स्थायी बंदोबस्त हुआ। और डिक्री, डिक्री मतलब सरकारी आदेश जो होता था न्यायालय द्वारा, जो सिविल न्यायालय द्वारा जो आदेश मिलता था उसको डिक्री कहा जाता था ना। अब देखो अध्याय 2 जो है काश्तकारों का वर्ग के बारे में दिया गया है 2 में। इसमें धारा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसमें काश्तकारों के वर्ग के बारे में दिया गया है। काश्तकार का जो है 4 वर्ग है। ये 4 वर्ग में भूधारक, भूधारक का मतलब है जिसके पास भूमि है वो भूधारक हुआ। रैयत, रैयत का मतलब है जिसके नाम पर दिया गया, रैयत का मतलब जमींदार से जो भूमि लिया गया वो रैयत कहलाया। उसके बदले वो लगान देता था। ये रैयत भी है, 3 तरह का रैयत है यहाँ पर ना। अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत का मतलब कि लगान दिया और फसल अपना ले आया ना। लगान को निकाल करके अपना फसल ले आया वो अधिभोगी है, उसका पूरा फसल का अधिभोग वही करेगा ना। अनाधिभोगी रैयत जो होता है इसमें इसका जमींदार के साथ अलग, अधिभोगी के से अलग इसका रहता था, इसको लगान भी अलग तरह से देना रहता था, है ना। ये अनाधिभोगी रैयत जब स्थायी हो जाता था तो वही अधिभोगी में चेंज हो जाता था ना।
खुटकट्टीदार मुंडा लोग यहाँ खेत को साफ किया तो खूंट, कुछ परिवार मिलकर के एक खूंट होता था और वो खूंट जो होता था सामूहिक अधिकार होता था। तो सामूहिक अधिकार के बाद जो पट्टा देना स्टार्ट किया जाने लगा तो ये खुटकट्टीदार कहलाया ना, मुंडारी जमीन के लिए। दर रैयत, यही रैयत जो है अगर उसका कास्ट, बहुत सारा कास्ट में जमीन है जितना सब पर खेती नहीं कर सकता तो बटाई पर जब दे देता तो मैंने रैयत के अधीन फिर दूसरा रैयत जो हुआ उसको दर रैयत कहा जाता था ना। अब मुंडारी खुटकट्टीदार समझ ही गए, मुंडारी लोग का खूंट होता था, उसके परंपरा के आधार पर जो अधिकार मिले हुए है ना। धारा 5 में भूधारक शब्द दिया गया। भूधारक शब्द वही है ना, जिसके पास भूमि है, जो भूमि का अधिकारी है वो भूधारक हुआ, ठीक है ना। धारा 6 जो है वो रैयत के बारे में दिया गया है ना। धारा 7 में खुटकट्टीदार अधिकार युक्त रैयत के बारे में वर्णन है और धारा 8 में मुंडारी खुटकट्टीदार रैयत के बारे में वर्णन है ना। ठीक है, अध्याय 2 हो गया। अब अध्याय 3 में भूधारक के बारे में वर्णन दिए हुए है ना। अध्याय 3 में भूधारक के बारे में वर्णन किए हुए हैं। चलो अध्याय 3 में भूधारक के बारे में ना, इसका धारा 9 जो है लगान वृद्धि से संबंधित है ना। अगर लगान वृद्धि है धारा 9 में तो इसके अनुसार, इसका कहने का अनुसार क्या है, जो 1793 के है ना कंडिका 8 के धारा 51 में जो दिया हुआ है, अगर 1793 में उसका लगान में परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसका लगान में वृद्धि नहीं होगा। किसी भी भूधारक का 1793 में अगर लगान में वृद्धि नहीं हुआ है तो उसका लगान में वृद्धि नहीं होगा। धारा 9 का बोलता है भूधारक या ग्राम मुखिया का अगर लगान में वृद्धि होगा तभी होगा जब उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा तब। धारा 11 जो है अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण होगा ना, जमींदार के पास होगा अंतरणों का। धारा 13 जो है लगान का विभाजन होगा। अगर कोई जमीन को बेच रहा है, यहाँ पर भी जमीन को जो अंतरण का रजिस्ट्रीकरण है ना, अगर जमीन को कोई बेच रहा है या उत्तराधिकार में बंटवारा हो रहा है तो उसके लिए जमींदार के यहाँ रजिस्ट्री करना जरूरी है। रजिस्ट्री माने उसका उत्तराधिकार का रजिस्ट्रीकरण होना जरूरी है ना। 13 कहता है कि लगान का विभाजन जो है जिस रूप में अगर बिकता है, कोई 10 कट्ठा का मालिक है अगर 5 कट्ठा बेच देता है तो दोनों 50-50 लगान अब देगा आगे ना। या अगर वंशा उत्तराधिकार में अगर 2-3 परिवार में बिड़ जाता है तो जो लगान होगा वो तीनों परिवार को देना पड़ेगा, जितना जितना पड़ेगा वो ना। ये 13 है। धारा 14 है पुनर्ग्रहण का वातिलीकरण। इसका मतलब क्या है ना कि अगर ले लेता है जमीन कोई सरकार अपना काम के लिए ले लेता है, कोई सामुदायिक निर्माण के लिए, पट्टा के लिए या कोई छावनी बनाने के लिए, किसी के लिए भी लेता है तो फिर वो जमीन जो है फिर से वापस नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई जो दे दिया मुआवजा हो गया, उसके बाद नहीं, खत्म हो गया, वातलीकरण हो गया ना, पुनर्ग्रहण नहीं हो सकता, फिर से नहीं मिल सकता पुराना मालिक को ना। धारा 15 दाखिल खारिज। अगर नया जमीन बिक्री उक्री होता है तो दाखिल का मतलब होता है ना कि जिसका नाम पर चढ़ा नया जो आया है ना, और खारिज जो होता है जो पुराना अधिकारी होता है उससे उसको माइनस किया जाता है। तो धारा 15 में दिया गया है, ठीक है ना। देखो अध्याय 4 जो है वो रैयतों का है ना, भूमि के लगान निर्धारण और लगान वसूली से संबंधित है ना। धारा 16 जो है अधिभोगाधिकार का बना रहना। अगर जो CNT एक्ट जो लागू हुआ है उसे 12 साल पहले से अगर खेती कर रहा है और 12 साल बाद तक अगर भूमि पर खेती कर रहा है, पहले की किया हो या बाद में किया हो ना, तो उसका अधिकार जो बना रहेगा ना रैयत का। धारा 17 जो है बंदोबस्त रैयत का परिभाषा जो है उसमें दिया गया है, ठीक है ना। धारा 18 जो है भूइयारों तथा मुंडारी खुटकट्टीदार जो है उस पर भी सब लागू होगा। अगर 12 वर्ष तक लगातार खेती कर रहा है पहले या 12 वर्ष बाद मैंने लागू होने के बाद भी कर रहा है, कभी भी रह रहा है 12 वर्ष तक तो उसी का अधिकार बना रहेगा जो मैंने जिसके नाम पर चढ़ा हुआ है ना, जो खेती कर रहा है। 19 जो है 17-18 ये दोनों के अधिकार से रिलेटेड है ना, उसी का। धारा 21 जो है भूमि के उपयोग के संबंध में है। भूमि को अगर ढंग से उपयोग करेगा तो उसका अधिकार बना रहेगा ना, ढंग से मैंने भूमि खराब नहीं करना चाहिए। धारा 21 का जो है वृक्षों में अधिकार। अगर उस भूमि पर वृक्ष बांस ऊंस जो है फूल पौधा जो लगा उगा करके उसका उपयोग कर सकता है, उसका उपयोग के बारे में कोई लेकिन परंतु नहीं होगा ना। धारा 22 रैयत की बेदखली। रैयत का बेदखली का मतलब क्या है ना कि यहाँ पर जो दिए हुए
भूमि के उपयोग के संबंध में जो 21 दिए हुए हैं, अगर उस ढंग से अगर खेती कर रहा है तो उसका बेदखली नहीं होगा, लेकिन अगर बेढंग से अगर खेती कर रहा है, खेत को अगर खराब कर रहा है तो रैयत का बेदखली होगा ना। लगान है तो बाध्यता, लगान तो उसको देना ही होगा, अगर लगान नहीं देगा तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा ना। लगान बढ़ाने की रीतियां, लगान जो है तभी बढ़ेगा जब उपायुक्त चाहेगा, या धारा 27 में 22 में है रैयत की बेदखली। अगर खेत को ढंग से खेती नहीं करेगा, खेत को अगर बर्बाद करेगा तो रैयत को बेदखल कर दिया जाएगा। 24 अगर लगान नहीं दे रहा है तो उस रैयत को बेदखल कर देगा, उसको लगान देना ही है। धारा 27 लगान बढ़ाने की रीतियां हैं, उपायुक्त के द्वारा ही लगान बढ़ाया जा सकता है, दूसरा द्वारा नहीं। धारा 33 का, इसमें भी उपायुक्त के द्वारा ही लगान में कमी की जा सकती है ना। धारा 24 से 36 जो है लगान की वृद्धि और लगान वसूलने के बारे में दिया हुआ है ना, ये अध्याय 4 में। अध्याय 5 जो है खुटकटीदार अधिकार जो है, जो तुम्हारा रैयत के साथ अधिकार है वही खुटकटीदार जो है उसको भी वही अधिकार होगा, ये धारा 37 में दिया हुआ है ना। देखो अध्याय 6 जो है अनाधिभोगी रैयत से संबंधित है ना। अब इसमें देखो धारा 38 जो है, जो अनाधिभोगी रैयत है, अगर वो अधिभोगी रैयत के तरफ कन्वर्ट हो रहा है तो उसको प्रारंभिक लगान या उसका पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। धारा 39 जो है अनाधिभोगी रैयत जो है, जो धारा 20 में जो चीज है अर्जन का प्रभाव, उस सब यहाँ पर काम करेगा ना 39 के अंतर्गत। माने जो 20 में अर्जन के लिए दिया गया है जो प्रभाव है उस सब का सब 39 में अनाधिभोगी रैयत जो कि अधिभोगी में कन्वर्ट हो रहा है वही प्रभाव यहाँ भी काम करेगा। धारा 40 अगर लगान बढ़ाना है तो रजिस्ट्रीकरण जब होता है उसी में लगान बढ़ाया जा सकता है, अनाधिभोगी का अधिभोगी के रूप में जब परिणत हो रहा है ना। धारा 41 बेदखली का अधिकार, अगर 3 वर्ष में है ना, तीसरा वर्ष जब समाप्त हो रहा है उसका 90 दिन के अंदर अगर वो लगान नहीं दिया तो उसको उसके भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। अनाधिभोगी रैयत जो है उसको भूमि से बेदखल किया जाएगा। 42 जो है धारा 42 जो है, अगर लगान देने से इनकार करता है तो भी उसको उसके भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा ना। अब अध्याय 7 जो है, अध्याय 4 तथा अध्याय 7 जो है, अध्याय 7 इसमें लगान का छूट के बारे में है। अगर रेलवे के लिए, खान के लिए, इस सब के लिए अगर जमीन लिया जा रहा है तो उसमें लगान में छूट दिया जा सकता है ना। अब देखो अध्याय 8 है पट्टा और उसका अंतरण है, रैयत को उसका पट्टा देना होगा और उसमें जितना चौहद्दी वर्दी जो है उसके बारे में। यहाँ पर धारा 44 में है पट्टा का हकदार, पट्टा पाने का हकदार रैयत होगा और इसमें पूरा चौहद्दी वर्दी क्षेत्रफल सब लिखा हुआ रहेगा ना, लगान का दर सब लिखा हुआ है ना। धारा 45 में उसका प्रतिलेख का मतलब होता है कॉपी पाने का अधिकार है। धारा 46 में बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया है, अगर जमीन को बिक्री करना है अगर किसी एसटी को, तो जमीन को बिक्री करने के लिए उसी थाने का होना चाहिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारा इसमें है है ना, केवल इतना याद रखना है कि उसी थाना का रहना चाहिए। एसटी का जमीन जो बिक्री खरीद का है उसी से रिलेटेड यहाँ प्रतिबंध के बारे में वर्णन किया गया है। धारा 47 विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। अगर न्यायालय द्वारा आदेश जो है उसको देना ही नहीं है विक्रय के लिए, न्यायालय में कुछ नहीं हो सकता है, ये सब जो आर्टिकल है उसके अगेंस्ट में ना, कि न्यायालय जो है अपने से किसी को विक्रय का अधिकारी नहीं बना सकता है। धारा 48 भूयरी भूधृति के अंतरण से संबंधित है। हाँ, अनुच्छेद 48 जो है उसके संबंध में है ना। 1869 का जो भूधृति अधिनियम है उसमें भूयरी कुटुंब का कोई भी सदस्य जो है वो भूमि को दूसरे के नाम पर अंतरण नहीं कर सकता है ना, ये 48 है। 48 का जो है वो बिक्री पर जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया, अन्य को अगर बिक्री करना चाह रहा है भूयरी जमीन को तो उसको उस पर प्रतिबंध लगाया गया है ना। धारा 49 जो है वो भूधृति जोत का हस्तांतरण जो है अपने सदस्यों में से किसी को कर सकता है ना 49 में, दूसरा को नहीं करेगा ना। 50 है भूस्वामी द्वारा अर्जन, उपायुक्त
किसी जोत के भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूमि के अर्जन का आदेश दे सकता है ना, यह अनुच्छेद 50 में दिए हुए, धारा 50 में दिए हुए, ठीक है।